हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का मंदिर स्थापत्य कला। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस फॉर्म में होता है। दूसरी बात ये समझेंगे कि तमाम उन राजस्थान के मंदिरों पर चर्चा करेंगे जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से बेजोड़ हैं और उनका काम, उनका पहचान, उनकी जो शैलीगत विशेषता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, कई शताब्दियों पहले हम बात करें तो भागवत धर्म का उदय हुआ था। जैसा कि सभी को पता है, भागवत धर्म आज का नहीं है। जो आज हम हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं था, वो भागवत धर्म था। ठीक है, तो भागवत धर्म का उदय होता है, वो भी कई शताब्दियों की बात है। ईसा से पहले की बात है ये, तो ईसा मसीह से पहले की। तो भागवत धर्म का उदय होता है और यहीं से हम देखते हैं कहीं न कहीं कि अवतारवाद की जो परिकल्पना है वो हमें देखने को मिलती है। इससे पहले हमें कहीं भी ईश्वर के अवतारों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अवतारवाद की बात करें तो विष्णु के भी अवतारों का उल्लेख दिया गया है। तो तमाम उन 10 अवतारों की बात की गई है पुराणों में। इसी आधार पर हम देखते हैं कि अवतारवाद का सिद्धांत गुप्त काल में प्रतिष्ठित हो गया था। उससे पहले शुरू हो गई थी इसकी बातें, लेकिन रियल रूप से बात करें, एक प्रतिष्ठित रूप से बात करें तो वो गुप्त काल में अवतारवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ था। अब अवतारवाद का जो सिद्धांत जब प्रतिष्ठित हो गया तो ऐसी स्थिति में देवताओं की मूर्ति बनाई जाने लगी, मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा और तमाम जो देव व्यवस्था के काम होते हैं, मंदिर व्यवस्था के काम होते हैं, वो कार्य किए जाने लगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि गुप्त काल से पहले भी हमें मंदिरों के अवशेष की जानकारी मिलती है। जैसा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें भी कहा गया है कि जो अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो नगर होता है उसमें कई तरह के देवालय होते हैं। उसमें बताया गया कि देवालय थे और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में भी हमें प्रारंभ में मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो गुप्त काल में जो मंदिरों का जो स्थापत्य कला उत्पन्न हुई, उसके बाद जो बेजोड़ नमूने उत्पन्न हुए वो पहले नहीं थे। तो इसी दृष्टिकोण से हम बात करते हैं कि मंदिर की जो शैलियों है, शैलियों के अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, नागर शैली या नगर शैली। नागर शैली का अर्थ ही नगर से लगाया गया है, तो नागर शैली या नगर शैली। दूसरी है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारतीय शैली है। और तीसरी है बैसर शैली, एक मिश्रित शैली के नाम से इसे जाना जाता है। तो तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है मंदिर स्थापत्य की। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली, इन तीनों के इम्पोर्टेंस को समझेंगे आगे। लेकिन अभी ये जान लो कि मंदिर स्थापत्य को अध्ययन की दृष्टि से अगर बांटा है तो इन 3 शैलियों के अंतर्गत बांटा है। देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर स्थापत्य का। ये खजुराहो का टेम्पल है। नागर शैली का एक अच्छा खासा उदाहरण देख सकते हैं आप इसे। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो स्थापत्य है वो नागर शैली का स्थापत्य है और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखो, जो नागर शैली के टेम्पल थे वो एक जगती पर बनाए गए। ठीक है, जगती पर बनाए गए। जगती आप यहाँ देख रहे हैं, जगती इस फोटो में। इसके बाद आपको दिखेगा नगर शैली के जो मंदिर हैं उसमें कलश की व्यवस्था है, उसमें आमलक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर भी मंडप को अलग अलग तरह से बांटा गया है। जो कि मंडप मतलब एक हॉल होता है, तो ये ग्रेट हॉल होता था, प्रधान मंडप या महामंडप। उसके बाद एक हॉल होता था। एक अंदर का जो मंडप होता था उसे एंट्रेंस पोर्च कहते हैं, जिसे अर्ध मंडपा कहा जाता है। ईस्ट में ये वाहन होता था, इसके अंदर भी वाहन होता था। और यहाँ मैं बात करूँ तो ये शिखर आपको देखने को मिलेगा, ये शिखर कहा जाता था, ये आकृति शिखर कहा जाती। इसी शिखर के नीचे गर्भगृह होता था, जहाँ पर देवताओं की जो आलय होता था, देवताओं का जो मूर्तियाँ होती थी वहाँ प्रतिष्ठित की जाती थी। तो गर्भगृह इस शिखर के अंदर ही होता था। और एक बात और जान लीजिए कि एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था। मंदिर में देवताओं के जो गर्भगृह थे उसके चारों परिक्रमा के लिए एक प्रदक्षिणा
पथ भी होता था। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आप समझे, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में काम आएगा कि किस स्ट्रक्चर को क्या नाम से बुलाया जाता है, किस संरचना को क्या नाम से बुलाया जाता है, और नागर शैली के मंदिर की जो संरचना है वो कैसी होती है, इस तरह से। वहीं दक्षिण भारतीय मंदिर की बात करेंगे तो वो पिरामिड नुमा उनकी आकृति होती है। आपने देखे होंगे दक्षिण भारतीय के भारत के मंदिर जो बिल्कुल पिरामिड नुमा होते हैं। देखिए, नागर शैली की बात करें तो इसका अर्थ होता है नगर, नगर से नागर शैली बना है। इसका जो विस्तार करें इंडिया के मैप में तो हिमाचल से लेकर विंध्याचल पर्वत तक जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं उन पर नागर शैली का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि दक्षिण भारतीय मंदिर भी कहीं ना कहीं उत्तर भारत में मिले हैं, लेकिन इतनी संख्या में नहीं है। महत्वपूर्ण संख्या आपको देखने को मिलेगी हिमाचल से विंध्याचल तक, ये आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमें नगर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। ओसिया गांव देखा है आपने जोधपुर के पास, यहाँ पे एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर। कहीं ना कहीं ये सूर्य मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी का समय का प्रतीत होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे राजस्थान के लिए। तो नगर शैली का एक बेजोड़ नमूना है। साथ ही मध्य प्रदेश नगर शैली का मुख्य केंद्र रहा है। ये देखिए द्रविड़ स्थापत्य, आप समझ सकते हैं द्रविड़ स्थापत्य किस तरह का है। द्रविड़ स्थापत्य यहाँ आप देखो रहे हैं पिरामिड नुमा, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पिरामिड नुमा ये मंदिरों के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर दिख रहा है, ये होता है द्रविड़ स्थापत्य कला। तो समझते हैं क्या है द्रविड़ स्थापत्य कला के बारे में। तो ये दक्षिण भारतीय शैली है, साउथ इंडिया की एक शैली है और इसका भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है द्राविड़। कि द्राविड़ जो शब्द होते हैं वो भाषा थी द्राविड़, और भौगोलिक अंचल के अनुसार द्राविड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी शैली को हमने स्थापत्य कला में भी देखा, द्राविड़ मंदिर कला में। तो इसका जो निचला भाग होता है वो तो वर्गाकार होता है। यहाँ देखिए आप, ये निचला भाग है, ये वर्गाकार है। इसका जो निचला भाग है वो वर्गाकार है और ऊपरा जो भाग होता है वो गुंबदाकार होता है, ऊपरा गुंबदाकार होता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसका इसका जो भौगोलिक एरिया, किन किन जगहों पे भारत में ये मंदिर मिलते हैं, तो कृष्णा या तुंगभद्रा से लेकर कुमारी अंतरिप तक ये आपको देखने को मिलेंगे। और यह नागर शैली से बहुत अलग हैं और इसके गर्भगृह के ऊपर का भाग पिरामिड नुमा होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर वही गर्भगृह में देवता की मूर्तियाँ होती है और इसमें बहुत सारी मंजिलें होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और एक तरह से इसका जो मस्तक होता है, जो गुंबद होता है, वो पीछे की ओर आकार दिखता प्रतीत होता है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और बातें कि इसमें भी हॉल होते हैं, तालाब होता है, झरोखे होते हैं, इस तरह की तमाम जो आर्किटेक्चर की जो विशेषता है वो भी देखने को मिलेगी। प्रांगण मिलेगा, आंगन मिलेगा, सब कुछ है। तो एक इम्पोर्टेंट ये बात ये जान लो कि जो स्थापत्य होता है द्रविड़ स्थापत्य, तो इसके जो द्वार होता है, ठीक है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कभी कभी तो मंदिर के ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा मिला है हमें, ठीक है। गोपुरम कई बार मंदिर की ऊंचाई से भी अधिक मिला है। द्रविड़ मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह होता है और चार ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता है, ठीक है। ये आपने देखा गोपुरम जिसे द्वार कहते हैं और ये बहुत विशाल होता है। अब इस शैली के दो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। पहला, इस श्रेणी में मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं और मंदिर का शिखर और पिरामिड की आकृति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। कांची में स्थित कैलाश मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद बात करें, यह मंदिर राज सिंह व उसके बेटे महेंद्र ने बनाया था। और इसके अलावा एक और मंदिर है द्रविड़ स्थापत्य कला के, जिसमें तंजौर है, कांची है, हम्पी के विजयनगर मंदिर है। ये तमाम मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। द्रविड़ शैली का एक इम्पोर्टेंट मंदिर है 7वीं शताब्दी का, जो सबसे प्रारंभिक कालीन मंदिर माना जाता है। उसका नाम है मामल्लपुरम, जो कि मद्रास से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर्वत को काट कर ये बनाया गया है। रथ है, अलग अलग धर्मराज का रथ है और जिसे सामान्य रूप से बात करें तो सप्त पेगोंडा कहा जाता है। इसका निर्माण पल्लव राजाओं ने कराया था। ये तमाम जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि यहाँ पे ये बिल्कुल नगर से अलग है, नगर मंदिर शैली है उससे अलग है और कई विशेषता है। यहाँ पे स्थापत्य बिल्कुल बेजोड़ है और नक्काशी और यहाँ पे छोटे छोटे जो मूर्ति कला है वो भी कहीं ना कहीं आपको इसमें उभर कर दिखती है। अब बात करते हैं बेसर शैली। देखो, ये मिश्रित रूप है द्रविड़ और
नगर शैली का। वैश्य शैली क्या है? द्रविड़ और नगर शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है, दोनों के लक्षण इसको देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है तो मध्यकाल में देखने को मिलता है। और ये शैली है बिल्कुल दक्कन भाग में कल्याणी के परवर्ती चालुक्य द्वारा तथा होयसलों के द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर इसमें देखने को मिले हैं। और इसमें भी हम बात करेंगे द्रविड़ शैली के अनुरूप विमान होता है और ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर हैं। ठीक है, नगर शैली की विशेषता भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वैश्य शैली में बौद्ध चैत्य के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखने को मिलती है। एलोह के दुर्गा मंदिर इसका एक अच्छा उदाहरण है। मध्य भारत और दक्कन में स्थान स्थान पर वैश्य शैली के कुछ अंतर पाए जाते हैं। और सीधी सी बात है, जब आप बात करेंगे मंदिर में नगर शैली में भी बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। नगर शैली का एक स्थापत्य आपको नहीं देखने को मिलेगा, खजुराहो का स्थापत्य अलग है और कुछ और मंदिरों का स्थापत्य अलग है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नगर शैली और द्राविड़ शैली का एक अच्छा खासा मिश्रित रूप वैश्य शैली में हमें दिखता है। तो कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। पडक्कल का मंदिर है, वो भी नगर शैली का उदाहरण है। और ये पापनाथ मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पंचायतन शैली। देखो, ये जो नागर शैली है उसका एक एडवांस रूप देख सकते हैं, एक विकसित रूप देख सकते हैं। तो नागर शैली का विकसित रूप है। और राजस्थान की बात करें तो पंचायतन शैली के मंदिर है, बारडोली का शिव मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर है। याद रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पंचायतन शैली का कोई मंदिर है तो वो बारडोली का शिव मंदिर है, जो बारडोली चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। याद रखें, बारडोली का जो एरिया है वो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। और ओसिया है वो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हरिहर मंदिर मिलेगा आपको ओसिया जोधपुर में, और बारडोली का शिव मंदिर, ये भी बहुत प्राचीनतम मंदिरों में से माने जाते हैं पंचायतन शैली के। इस तरह से हमने आज एक रूपरेखा तैयार जो आपको बहुत मदद करेगी। आगे तमाम मंदिरों पर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले जान लो कि मंदिर स्थापत्य कला अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटी है, नागर, द्रविड़ और बेसर। इनके बारे में विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। ये नागर स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिला है आपको, और ये आपको देखने को मिला है द्रविड़ स्थापत्य कला का नमूना। वेसर इन दोनों का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगले लेक्चर में आप जानेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।